हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। आज इसका पार्ट थर्ड है। इसके पहले हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस को किए थे। आज हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 21 से लगाकर 29 तक इसको करेंगे। देखिए, ये जो अगर हमारा कंटेंट अगर किसी भी तरीके से हमारे स्लाइड में डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अब अपने पहले प्रश्न को, आज के पहले प्रश्न को। A projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। ये हमारे पास चार ऑप्शंस है, 60 डिग्री, tan इनवर्स √3/2, tan इनवर्स 1/2 और 45 डिग्री। इसी को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये कह सकते हैं कि एक प्रक्षेप को क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण पर दागा जाता है। प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेपण बिंदु से देखा गया उन्नयन कोण है, यानी कि हमें उन्नयन कोण बताना है कि क्या होगा। वो हमारा 60 डिग्री होगा या tan इनवर्स √3/2 या फिर ऑप्शन सी tan इनवर्स 1/2 या ऑप्शन डी 45 डिग्री। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा आपका समय। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। तो अगर हम एक प्रक्षेप के बारे में बात करें तो जिसको एक ऐसा प्रक्षेप है जिसको कि शुरुआती दौर पर 45 डिग्री के कोण पर दागा गया है। तो अगर हमें ये बताना है कि जो उच्चतम बिंदु है वहां पर पहुंचकर उसका जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे उस फॉर्मूले को जो कि हमारा होता है अधिकतम ऊंचाई का, जो कि है H=u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो थीटा है उसकी वैल्यू क्योंकि 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा u² sin स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g। अब साइन स्क्वायर 45 जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, यानी कि यहां से हमारा ये बन जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और फिर u²/2g में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा u²/4g, जो कि बराबर होगा AC के। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा पोर्शन है वो क्या है, यहाँ पर ये वाला ये है इस जगह पर हमारा AC, और ये जो A पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पर कि ये सबसे उच्चतम बिंदु है। तो ये हमारा जो प्रक्षेप है इसके इस ए बिंदु पर पहुंचने के बाद इसका उन्नयन कोण कितना होगा, इसके जो जहां से इसको प्रक्षेपित किया गया है उस बिंदु से। तो इसके लिए हम लोग ने सबसे पहले जो H है उसको फाइंड किया u²/4g की इस तरीके से निकालकर, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करके। अब हम लोग फाइंड करेंगे रेंज को, जिसको कि हम क्षैतिज सीमा भी कहते हैं, और ये जो निकल कर आएगा वो होगा u² sin 2θ/g वाले फॉर्मूला से। और यहाँ पर u² sin 2 के साथ 45 डिग्री का मल्टीप्लाई होगा जो कि बन जाएगा 90 डिग्री, यानी कि sin 90, और sin 90 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास u²/g। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो r है इसका हम लोग आधा डिस्टेंस ले लेंगे तो ये हो जाएगा r/2। तो अब हम यहाँ से बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि ये जो कोण अल्फा है वो कितना होगा, और हमने जो ये उन्नयन कोण था उसको अल्फा मान लिया है, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है उसके अनुसार ये हमारा जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार। तो हम लोग जानते हैं कि जो tan अल्फा होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो इसका जो लंब है वो है H और आधार है r/2, यानी कि AC/OC। और AC/OC से हमारा ये देखिए क्या हो जाएगा, AC तो हम लोग ने यहाँ पर निकाल लिया था, वो था u²/4g, तो ये आ गया u²/4g। और जो OC है वो इस रेंज R का आधा है, यानी कि OC = r/2, यानी कि u²/2g। तो जब इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे u²/2g को तो ये निकल कर आ जाएगा tan अल्फा = 1/2, यानी कि अल्फा = tan इनवर्स 1/2, जो कि हमारा एक उन्नयन कोण का हमारा जो मान है वो हमें पता
चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर कि हमें पता करना होगा एक नई चीज को, जैसे कि यहाँ पर इस प्रश्न पर क्या दिया हुआ है, देखिए उसको समझते हैं। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है यदि नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से बहती है और वह नदी की धारा के सामान्य दिशा में तैरता है, तो 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। जब वह दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की तरफ कितनी दूर जाता है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो यानी कि जो हमें मेन इस पे बताना है वो ये बताना है कि जब वह दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की तरफ कितनी दूर जाता है। इस पे जो हमारा मेन प्रश्न है वो ये वाला है, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताई गई है एक्चुअली। ठीक है, इस जगह पर हमें इंफॉर्मेशन बताई गई है कि 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में उसे इतना समय लगेगा। इस तरीके से हमें इसको निकालना है। अब देखिए यहां से इसके जो हमारे पास विकल्प हैं वो है, पहला वाला ए 800 मीटर, बी 900 मीटर, सी 400 मीटर और डी 750 मीटर। यहां पर अब हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये रहा आपका समय। आइए इसके हल को देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि हमने माना कि एक आदमी जो तैर रहा है उसकी जो गति है वो कितनी है, vm इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो और नदी की गति अगर हम लोग मान लें तो वो हो जाएगा vr इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की जो चौड़ाई है अगर उसको हम लोग डी मान लें कि ये जो नदी की चौड़ाई है वो कितनी है, 1 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये दी हुई है कि जो चौड़ाई है वो 1 किलोमीटर, तो डी इक्वल टू 1 किलोमीटर हो गया। तो हमें अब ये बताना है आदमी द्वारा नदी पार करने में लिया गया समय। तो इसके लिए हम लोग टी इक्वल टू नदी की चौड़ाई, जो ये नदी की चौड़ाई है और इस दिशा में जो इस तैराक की गति है उससे हम उसको विभाजित कर देंगे, जिससे कि हमें मिलेगा 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1/4 आवर। यानी कि इसको हम अगर करें तो 15 मिनट ये निकल कर आ जाएगा। अब इसी समय पर ही ये जो तैराक है वो नदी के बहाव की तरफ भी बहा होगा। इतने समय में ही कुछ दूरी ये नदी के बहाव की तरफ भी बहा होगा। किसके कारण, वो है नदी की गति के कारण। तो नदी की अगर हम गति की बात करें तो नदी की गति हमारी वी दी हुई है, क्योंकि नदी की बहने की दिशा में किसी और तरीके का त्वरण मौजूद नहीं है, जिसके कारण से हम लोग सीधे ही वी का गुणा टी से कर देंगे, जो कि हमें इस पहले वाले से हमें समय प्राप्त हुआ है। तो यहां पर ये हो जाएगा वी आर इंटू टी इक्वल टू 3 इंटू 1/4 इक्वल टू 3/4 किलोमीटर इक्वल टू 3000/4 इक्वल टू 750 मीटर। आइए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक तैराक एक बहती हुई धारा की चौड़ाई डी को समय t1 में पार करता है। धारा के साथ और विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में लिया गया समय t2 है। तब तैराक को स्थिर पानी में 2d की दूरी तय करने में लगने वाला समय होगा। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला t1 स्क्वायर बाई t2, t2 स्क्वायर बाई t1, रूट t1 t2 और चौथा है t1 प्लस t2। यानी कि अब आपको इसको सॉल्व करना है। हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा आपका समय। आइए इसके हल को देखते हैं कि हम इसको कैसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अगर हम उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा ए। कैसे, आइए उसको देखते हैं। मान ले कि जो तैराक का वेग है वो u है और v नदी की धारा का वेग है। तो अगर हम समय निकालते हैं t1 वाला तो वो हमारा निकल कर आ जाएगा t1 इक्वल टू 2d बाई अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर।
और T2 अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा D बाई U माइनस V प्लस D बाई U प्लस V, जिसको कि जब हम लोग हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2UD बाई U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। यदि T वह समय है जो तैराक को स्थिर पानी में 2D की दूरी तय करने में लगता है तो T इक्वल टू होगा 2D बाई U। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, T2 और जो T है इसका अगर हम लोग गुणन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2UD बाई U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इंटू 2D बाई U। एक U से ये U विभाजित होगा और ये जो D है इस D के साथ गुणा हो जाएगा इसका, और हमें प्राप्त होगा 4D स्क्वायर बाई U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन से देखें, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा T2 गुणे T या फिर इक्वल टू T1 स्क्वायर, या फिर इसी को लिखा जा सकता है T बराबर T1 स्क्वायर बाई T2, यानी कि जो हमारा ए वाला ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न पर। एक यात्री ट्रेन 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, उसी ट्रैक पर चल रही है और यात्री ट्रेन से कुछ दूरी पीछे पर है। एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने टक्कर से बचने के लिए ब्रेक लगाए। यदि ब्रेक के कारण मंदन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ब्रेक लगाने के बाद दुर्घटना से बचने का समय कितना होगा। यह हमें पता करना है कि दुर्घटना से बचने वाला समय कितना होगा। इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प मौजूद हैं। पहला, या फिर कह लीजिए A 4.25 सेकेंड, B 5.25 सेकेंड, C 6.25 सेकेंड, D 7.25 सेकेंड। अब हम आपको 10 सेकेंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकेंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये रहा आपका समय। आइए इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यदि अगर हम यात्री ट्रेन के सापेक्ष एक्सप्रेस ट्रेन की प्रारंभिक सापेक्ष वेग देखें तो वो हो जाएगा UEP इक्वल टू UEP माइनस UP इक्वल टू 30 माइनस 5, 25 मीटर पर सेकेंड। यात्री ट्रेन के सापेक्ष एक्सप्रेस ट्रेन की अंतिम सापेक्ष वेग होगा VEP इक्वल टू 0, क्योंकि उस समय एक्सप्रेस ट्रेन यात्री ट्रेन के सापेक्ष एकदम स्थिर हो जाएगी जब वो टकराने वाली होगी उस समय। तो पहले गति के समीकरण और हमें अगर उससे उसको टकराने से बचाना है तो उसके टकराने के जस्ट पहले जो उसकी गति होनी चाहिए वो 0 हो जानी चाहिए, वरना वो टकरा जाएगी। तो पहले गति के समीकरण से अगर हम देखें इसको, मतलब यानी कि जो गति के समीकरण होते हैं उसके पहले वाले समीकरण से अगर हम लोग देखें V इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, तो VEP इक्वल टू UEP माइनस एटी लिखा जा सकता है। अब क्योंकि हमारा जो अंतिम वेग है वो 0 होगा और प्रारंभिक वेग जो है वो 25 होगा। कैसे हम लोग ने ये UEP निकाला, यानी कि जो वेग है एक्सप्रेस ट्रेन का पैसेंजर ट्रेन के सापेक्ष, वो यहाँ पर उसकी जो मान है उसको यहाँ पर पुट किया गया है। तो 0 इक्वल टू 25 माइनस 40, और यहां से अगर हम लोग इसको देखें तो 40 इक्वल टू 25 यानी कि T इक्वल टू 6.25 सेकेंड्स। आइए अब नए प्रश्न को हल करें। एक नाव को स्थिर जल झील में 8 किलोमीटर की यात्रा करने और वापस आने में 2 घंटे लगते हैं। यदि जल का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 किलोमीटर की धारा के विपरीत दिशा में जाने और वापस आने में लगने वाला समय कितना होगा। विकल्प जो हमारे पास है वो है A 2 घंटे, B 2 घंटे और 40 मिनट, C 1 घंटा और 20 मिनट, D दी गई जानकारी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये रहा आपका समय। आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करें। स्थिर पानी में नाव द्वारा 2 घंटे में यात्रा की गई कुल दूरी 8 प्लस 8 यानी कि 16 किलोमीटर है। अतः स्थिर पानी में नाव की गति VB इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। जब नाव ऊपर की ओर चलती है तो प्रभावी वेग जो होगा वो होगा VB माइनस VW, जहां पर VB जो है वो ये वेग हमें दिया हुआ है नाव का, और ये है पानी का वेग।
जो कि हो जाएगा 8-4 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा एक इफेक्टिव वेग के साथ ये ऊपर की तरफ जाएगी। अतः एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने में लगने वाला समय होगा 8/4 यानी कि 2 घंटा। वही नाव जब नीचे की ओर चलती है तो प्रभावी वेग जो होगा वो होगा VB प्लस VW यानी कि 8+4 जो कि हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय जो होगा वो होगा 8/12 यानी कि 2/3 आवर। इसी को हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं 40 मिनट। तो कुल समय जो हमें लगा वो लगा 2 घंटे प्लस 40 मिनट यानी कि 2 घंटे एंड 40 मिनट्स। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हल करें हम। आइए इसको पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं फिर इसको हल करेंगे। तो एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से एक सीधी सड़क पर चल रही है। कार का चालक एक पार्सल 10√2 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से फेंकता है जब कार सड़क के किनारे खड़े एक आदमी के पास से गुजर रही होती है। यदि पार्सल आदमी तक पहुंचाना है तो फेंकने की दिशा कार की दिशा के साथ निम्नलिखित कोण बनानी चाहिए। विकल्प ए है हमारा 135 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी tan−√2 और डी tan 1/2। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा आपका समय। आइए इस प्रश्न को हम अब हल करें। मान ले V1 कार की वेग है और V2 पार्सल का वेग है। पार्सल को Q से थीटा कोण पर फेंका जाता है या आदमी M पर पहुंचता है तब। यानी कि ये जो पार्सल है तब वो M के पास पहुंचता है, इस M मैन के पास। तो यहां से अगर हम लोग देखें cos थीटा अगर हम लोग निकालें तो cos थीटा हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 यानी कि ये हमारा एक बन रहा है 90 डिग्री एंगल या फिर कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और इसका ये जो हमारा होगा इसको इस साइड को हम लोग बोलेंगे आधार और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी को लिख सकते हैं 10/10√2 यानी कि 1/√2 जो कि cos 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। जिससे कि जब हम लोग cos थीटा को cos 45 के साथ कंपेयर कराएंगे तो थीटा बराबर 45 डिग्री निकल कर आ जाएगा यानी कि उत्तर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक बिंदु P एक वृत्ताकार पथ पर वामावर्त दिशा में चलता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो P हमारा बिंदु है वो इस तरीके से वामावर्त दिशा में चलता है। P की गति ऐसी है कि यह लंबाई S = t³ + 5 को फॉलो करता है जहां S मीटर में है और t सेकंड में है। पथ की त्रिज्या अगर 20 मीटर है, P का त्वरण जब t = 2 सेकंड है तब वो कितना होगा लगभग। विकल्प ए है हमारा 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा आपका समय। आइए अब इस प्रश्न को हम हल करें। मान लीजिए कि जो S हमारा दिया हुआ है वो दूरी है जो यहां से यहां तक चलने में तय की गई होगी t समय पर। तो S = t³ + 5। अगर यहां से हमें गति निकालनी है तो हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा v = ds/dt = 60। और गति के परिवर्तन की दर अगर हम लोग निकालें यानी कि त्वरण को हम यहां से निकालें तो ये हो जाएगा at = dv/dt = 60। स्पर्श रेखीय त्वरण t = 2 सेकंड पर at = 6 × 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और t = 2 सेकंड पर v = 3 × 2 स्क्वायर यानी कि 12 मीटर पर सेकंड होगा। तो अभी केंद्रीय त्वरण अगर हम लोग देखें तो वो हमारा कितना होगा ac = v²/r यानी कि 144/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी कण के समानवर्ती वृत्तीय गति में त्रिज्या r वाले वृत्त पर बिंदु P जो कि हमारा r थीटा से रिप्रेजेंट होगा वहां पर त्वरण a है।
और यहाँ पर थीटा एक्स अक्ष से मापा जाता है। हमारे विकल्प हैं माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई प्लस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे, बी माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा आई प्लस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा जे, सी माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे, डी है वी स्क्वायर बाई आर आई प्लस वी स्क्वायर बाई आर जे। तो अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये रहा आपका समय। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करें। तो मान लीजिए कि जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि ये जो एक कण यहाँ पर एक हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी कि इस तरफ केंद्र की तरफ जो बल होगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि अगर हमें देखना है कि या वैसे यहाँ पर बल तब हम बात करते हैं जब एम यहाँ पर लगा होता, बट जबकि यहाँ पर हम त्वरण देख रहे हैं तो एक ये जो त्वरण होगा यानी कि ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे। तो इस तरीके से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ दिशा निर्देश होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें निर्देशित किया गया है कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न में दो कथन होते हैं। कथन एक जिसको कि हम लोग अभिकथन या इंग्लिश में असर्शन भी बोलते हैं, और कथन दूसरा जिसको कि हम कारण या अंग्रेजी में रीजन भी बोलते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न में 4 वैकल्पिक उत्तर भी होते हैं जिनमें से केवल एक सही उत्तर होता है। आपको नीचे दिए गए कोड ए बी सी डी में से एक का चयन करना है। कथन एक, बारिश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से सीधे नीचे गिर रही है। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलता है। आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कथन दो, आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम द्वारा दिया जाता है, जहां पर वी जो है हमारा वो वेक्टर में है। इसके जो विकल्प हैं वो है, पहला जो ए है वो है कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दो कथन एक के लिए सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दो कथन एक के लिए सही व्याख्या नहीं है। जो इसका सी ऑप्शन है वो है कथन एक सही है, कथन दो गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो सही है। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा आपका समय। आइए इस प्रश्न का हल हम देखें। मान लीजिए कि जो बारिश का वेग है वो है वी आर इज इक्वल टू माइनस 3 जे, यानी कि ये सीधे नीचे की ओर जा रहा है, और आदमी का जो वेग है वो है वी एम इक्वल टू 4i, यानी कि वो आगे की तरफ एक्स अक्ष की तरफ बढ़ रहा है। तो आदमी के सापेक्ष बारिश का जो वेग होगा वो हो जाएगा वी आर एम से हम इसको परिभाषित करेंगे और वी आर एम हो जाएगा वी आर माइनस वी एम इक्वल टू माइनस 3j माइनस 4i। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये हो जाएगा कि मॉड ऑफ वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 9 प्लस 16 बन जाएगा 25, और जब इसका हम लोग रूट लेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम लोग ने कई प्रश्नों का आज जो उसका हमारा प्रश्न थे और उससे जो उसके जुड़े उत्तर थे उनको हम लोग ने देखा। तो इस तरीके से हमने कई ढेर सारे किए। अब ये जो आखिरी वाला था इसमें हमने देखा कि ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा स्पीड निकल कर आ रही है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि देखिए आदमी के सापेक्ष बारिश का जो वेग निकालने की विधि है वो हमारा यही है कि वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस एम, यानी कि ये हमारा जो कथन दो है वो एकदम उचित है या सही है।
और जो कथन एक है वो भी हमारा सही है कि बारिश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से सीधे नीचे गिर रही है। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रहा है, तो आदमी के सापेक्ष बारिश का जो वेग होगा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जिसको कि हम लोग ने यहाँ पर निकाल के देखा है। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है, और इस का ही इस्तेमाल करके ये वाला कथन हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाले प्रश्नों को हल किया जाता है, यानी कि हमारा जो उत्तर होगा वो इसका ए हो जाएगा कि दोनों जो कथन है वो सही है, और जो कथन दो है वो हमारा एक उचित कारण है अभिकथन का। तो आई होप जो आज का हमारा लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।